नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा नीट को बहाल करने की मांग। अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। जेल में बंद बंदी के परिजनों को गुमराह कर पैसे ऐंठने का प्रयास। बंदी के परिजनों ने उप कारापाल को घटना से अवगत करवा की जांच की मांग। नेहरू मेमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया टाउन पुलिस थाना का शैक्षणिक भ्रमण। व्यापार मंडल कन्या स्कूल में रखी 4 दीवारी व गेट के निर्माण कार्य की नींव। ब्लड बैंक टूडे पोर्टल के माध्यम से जरूरतमंदों को मिल रहा खून। 4 युवाओं की टीम कर रही अनमोल जिंदगियां बचाने का पुनीत कार्य। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय रीट को बहाल करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शनिवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय रीट को बहाल करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शनिवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में बताया गया है कि रीट लेवल द्वितीय के लिए अभ्यर्थियों ने 3 साल कड़ी मेहनत की। इसके बाद रीट लेवल 2 परीक्षा में सफलता हासिल की, परंतु सरकार ने गत दिनों परीक्षा रीट लेवल 2 को रद्द कर दिया, जो कि बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि पेपर लीक हुआ है तो दोषियों को सजा दी जाए। बेरोजगार युवाओं को इसकी सजा क्यों दी जा रही है? ज्ञापन में मांग की गई है कि रीट 2 परीक्षा को बहाल कर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाया जाए। इस मौके पर मीनू कालवा, अंजू, चंद्रकला, गुरजोत, मांगेलाल, प्रेम सुतार, संजय सुतार सहित कई अभ्यर्थी मौजूद थे। हम L2 बहाल करवाने के लिए कलेक्ट्रेट में आए हैं। हमने 3 साल से मेहनत की है, परीक्षा अच्छे अंक से पास भी कर ली। 135 प्लस नंबर है सभी के, पर सरकार ने पता नहीं वोट बैंक या जो भी दबाव में आके भर्ती को रद्द कर दिया। ये बेरोजगारों के साथ अन्याय है। 3 साल से मेहनत की है, कहाँ से पैसे इकट्ठे किए हैं सभी ने, और पहले 4 बार पेपर आगे हो गया, फिर अब भर्ती को रद्द कर दिया। हम चाहते हैं कि भर्ती बहाल हो, फिर से मेरिट लिस्ट बने। हम रीट लेवल 2 के अभ्यर्थी हैं सभी। जैसा कि भाई साहब ने बताया, हमें बहुत परेशानी की है, मानसिक आर्थिक सभी तरह से परेशानियाँ झेली है। कभी पेपर को आगे कर दिया जाता है। अब सर सीएम साहब ने ये फैसला किया कि पेपर रद्द हो, ये न्याय नहीं है। बच्चों की सजा हम 16,000 नहीं भुगत पाएंगे। हम महिलाएं, औरतें, ये भाई साहब सब घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, हम बच्चे छोड़कर हमने ये बाहर कोचिंग ली है, बाहर रह के पढ़ाई की है। ये हमारे परिवार वाले और हम ही जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है इस पे। तो सर ये न्याय बिल्कुल नहीं है। हम ये चाहते हैं दोषियों को बाहर करो, रीट को बहाल करो। जेल में बंद बंदी के चोट लगने में खून की जरूरत के नाम पर कुछ लोगों ने बंदी के परिजनों को गुमराह कर पैसे ठगने का प्रयास किया। बंदी के परिजनों ने उप कारापाल को घटना से अवगत करवा जांच की मांग की है। अज्ञात व्यक्ति ने जिला कारागृह में एनडीपीएस एक्ट के मामले में बंद एक बंदी के चोट लगने व खून की आवश्यकता होने की बात क्या परिजनों से फोन पर खाते में रुपए भिजवाने की बात कही, लेकिन जब उक्त बंदी के परिजनों ने जिला कारागृह पहुंच पता किया तो यह बात झूठी निकली। जिला कारागृह में बंद उक्त बंदी भी सकुशल मिला। परिजनों की शिकायत पर जेल प्रशासन जाँच में जुटा। जाँच के तहत यह पता लगाया जा रहा है कि उक्त बंदी के परिजनों को कॉल जेल के अंदर से की गई थी या किसी अन्य व्यक्ति ने ठगी करने के इरादे से यह झूठी कहानी बनाई है। जानकारी के अनुसार गाँव मक्कासर निवासी विजय सिंह ने बताया कि उसका छोटा भाई राजन एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद है। शुक्रवार को ही राजन की जमानत के आदेश हुए हैं। उन्होंने बताया कि वह शुक्रवार शाम को घर में खाना खा रहा था। उसी समय उसके पास अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को राजीव सैनी बताते हुए कहा कि जेल में बंद उसके भाई राजन का पैर फिसलने से सिर में चोट लगी है। उसके सिर में 4 टांके लगे हैं और पैर फ्रैक्चर हो गया है। साथ ही यह भी कहा कि राजन के लिए ब्लड की आवश्यकता है। फोन करने वाले ने एक ब्लड बैंक का नाम भी बताया, साथ ही अकाउंट नंबर भेजकर ब्लड की एवज में 3,000 रूपए खाते में भिजवाने को कहा। यह बात उसने ग्राम पंचायत सरपंच को बताई। सरपंच ने उक्त नंबर पर बात की तो उन्हें भी उसके भाई के चोट लगने व रक्त की जरूरत होने की बात बताई गई। इसके बाद वे सरपंच के साथ जिला कारागृह पहुंचे तो पता चला कि उसके भाई के कोई चोट नहीं लगी है, वह पूरी तरह स्वस्थ है। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि जेल के गार्ड ने उनकी अच्छी तरह से बात सुनी, उसका मोबाइल नंबर भी नोट किया। साथ ही जेल के उप कारापाल ने भी शिकायत दर्ज की है, मोबाइल नंबर भी नोट किया, जाँच करने का आश्वासन दिया गया। वहीं जेल अधिकारी तरसेम सिंह ने बताया कि ग्रामीणों का कहना था कि हमारे पास अज्ञात नंबरों से फोन आया कि उनके भाई के चोट लगी है और वह हॉस्पिटल में भर्ती है। सूचना पर ग्रामीण जेल पहुंचे तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने परेशान करने के उद्देश्य से फोन कर झूठी सूचना दी। ग्रामीणों की ओर से बताए गए नंबर नोट कर लिए गए हैं, जांच करवाई जा रही है। जेल का स्टाफ पहले गार्ड ने हमारी बहुत अच्छी तरह बात सुनी, उन्होंने नंबर नोट कर लिए और जेलर साहब भी आए, उन्होंने कंप्लेंट नोट कर ली, उसका मोबाइल नंबर नोट किया है, जाँच करेंगे, ये हमें आश्वासन दिया। इनकी डिमांड थी कि कोई हमारे पास फोन आया है ऐसे करके हमारे भाई के चोट लगी, हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके खून चढ़ना है कि हमने फिर अंदर से पता किया और
और राजन बिल्कुल सही है, इनको बता दिया, कोई चोट नहीं लगी। कोई ऐसा ही आदमी कोई बाहर से कोई इनको फ़ोन कर रहा होगा, अंदर से किसी बंदी के पास फ़ोन, हम नंबर लिख लें, उसकी इंक्वायरी करवाएंगे। नेहरू मेमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने शनिवार को टाउन पुलिस थाना का शैक्षणिक भ्रमण किया। नेहरू मेमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विधि के छात्र छात्राओं ने शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में टाउन पुलिस थाना का भ्रमण किया। सहआचार्य डॉक्टर के.बी. ओझा एवं सहायक आचार्य डॉक्टर ब्रजेश अग्रवाल के नेतृत्व में किए गए भ्रमण के दौरान एएसआई कृष्ण कुमार सारस्वत व कांस्टेबल प्रताप सिंह ने छात्र छात्राओं को FIR, घटना नक्शा, मौका एवं FIR कराते समय ध्यान रखी जाने वाली बातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिसकर्मी मालाराम प्रताप सिंह एवं नौरंगलाल ने सरकारी मालखाना, सामान्य मालखाना, रिकॉर्ड रूम, हवालात कक्ष, प्रतिलिपियां और नक्शा मौका आदि को दिखाया तथा उनके बारे में विस्तार से विद्यार्थियों को जानकारी दी। विभिन्न कानूनी प्रक्रिया के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। इस मौके पर विधि के विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने शैक्षणिक भ्रमण के तहत टाउन थाना का अवलोकन किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें हवालात कक्ष, रिकॉर्ड रूम, मालखाना, सरकारी मालखाना, सामान्य मालखाना सहित विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं से अवगत करवाया। वहाँ पर जो भी परिवादी आता है हम वहाँ पर उनको बैठाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है, और जो भी उनको कोई समस्या होती है वहाँ एक अधिकारी रहता है, वो वहाँ अपनी ड्यूटी अधिकारी आगे नेक्स्ट जो भी उस पर एक्शन लेना है के हिसाब से कंसर्न करके और एक्शन लिया जाता है। तो वो तो हो गया स्वागत का। जो भी शिकायत दर्ज करवानी होती है, किसी तरह की वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, नौकरी संबंधी जांच, किसी तरह की शिकायत आई है तो पहले वहीं दर्ज होगी। आज हमारे कॉलेज के द्वारा प्रोफेसर के.बी. ओझा जी और ब्रजेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में सभी स्टूडेंट्स को थाने की विजिट करवाई गई, जिसमें उन्होंने आज सभी बच्चों की क्वेरीज जो है वो थाने के पदाधिकारियों ने पूरी की और उनके द्वारा पूछे गए सही प्रश्नों का उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया है। और सभी स्टूडेंट्स काफ़ी खुश भी दिखे क्योंकि उन्हें बहुत सी जानकारियाँ जानने को मिली जो उन्हें आज से पहले नहीं पता थी। तो इसी तरह की जो विधिक अधिकार जो हमारे हैं और हमारे विधिक कर्तव्य हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो इसीलिए आज कॉलेज के द्वारा ये सब किया गया और सभी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और पूरे थाने का जो है एक भ्रमण भी किया जाएगा, स्वागत कक्ष वगैरह सब दिखाए जाएंगे उनको, जिससे कि उन्हें और जानकारी उनसे मिल सके। आज हमने दिनांक 20 फरवरी को थाना की विजिट की। हमारे साथ में हमारे प्रोफेसर मिस्टर के.बी. ओझा सर और मिस्टर ब्रजेश अग्रवाल सर थे। हमने थाने में आकर के हम एएसआई मिस्टर कृष्ण कुमार जी से मिले और एक हेड कांस्टेबल से मिले। उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियां दी जो हमें आगे भविष्य में काम आ सकती हैं। FIR से संबंधित जानकारी हमने ली कि FIR जो है सबसे पहले थाने में दर्ज होती है और 6 प्रतियों में FIR होती है। उसके बाद में उन्होंने हमें मालखाने के बारे में बताया कि जैसे कोई भी पदार्थ या फिर कोई भी बाइक वगैरह जो भी कुछ सीज होता है, वाहन कुछ भी, तो वो कहाँ पर रखा जाता है, तो उन्होंने हमें बताया कि मालखाने में रखा जाता है। उन्होंने हमें FSL रिपोर्ट्स के बारे में भी बताया कि फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस और जो भी सिग्नेचर वगैरह उनकी जांच कहाँ होती है, कैसे होती है, और पुलिस कस्टडी में कैसे के बारे में बताया। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने हमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में दी कि उनको रात्रि के समय कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उन्हें केवल दिन के समय गिरफ्तार किया जा सकता है। और उन्होंने एक मूल अधिकार के बारे में भी हमें बताया कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी हालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। इस तरह की उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने हमें यहाँ पर जो उनका हथियारगृह है जिसे कोर्ट कहते हैं उसके बारे में भी बताया, और उन्होंने उनके रोजनामचा जो मेंटेन होता है ना, वो एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें आम जनता को नहीं पता होती कि एक रोजनामचा मेंटेन होता है जिसमें कोई भी पुलिस अधिकारी अगर आता है उसके पास में कौन सा हथियार होता है, किस समय वो जा रहा है, किस समय वो आ रहा है, वो सारी जानकारियाँ भी उन्होंने हमें बताई। और अभी जैसा थाने के अंदर उन्होंने एक स्वागत कक्ष के बारे में बताया जो आज के टाइम में अभी मतलब रिसेंट टाइम से ज़्यादा पुराना नहीं चलने लगा है, अभी के टाइम का है कि जैसे पहले कोई भी विवादी आता है तो उसे स्वागत कक्ष में लाया जाता है, उसके बाद में वहाँ पर उसे संबंधित जानकारी दी जाती है कि उसके ऑफेंस के खिलाफ जो भी संबंधित थानाधिकारी कौन है, किसके पास में उन्हें भेजा जाएगा, कौन उनकी रिपोर्ट वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे क्या होगा, सारा प्रोसीजर उन्होंने हमें बताया। टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्कूल में आज 4 दीवारी तथा गेट के निर्माण कार्य की नींव रखी गई। शनिवार को टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्कूल के नए प्रवेश द्वार के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया। निर्माण कार्य का भूमि पूजन फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों व व्यापार मंडल शिक्षण समिति के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष अशोक जिंदल ने बताया कि विद्यालय तथा महाविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्यों की मुरम्मत आदि का काम चलता रहता है। इसी क्रम में आज विद्यालय के गेट और 4 दीवारी निर्माण का कार्य भी आरम्भ किया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो निर्माण कार्य शुरू किया गया है उस पर लगभग 7 लाख रुपए की
लागत आएगी। इस मौके पर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम जिंदल, अमित गोदारा, सन्नी जुनेजा, जसपाल चुग, विजय बंसल, हरिकृष्ण खदरिया, विकास सिसारिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 19 तारीख को व्यापार मंडल शिक्षा समिति में हमारे फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा एक गेट के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है और उन्होंने इस गेट और 4 दीवारी बनाने की घोषणा की हुई है। आज ये कार्य हमने शुरू कर दिया। वैसे तो हमारी संस्था में 4 महीने से जो रिपेयर का कार्य है, निर्माण का कार्य चल रहा है, क्योंकि ये 4 दीवारी गेट और इनकी जो छतें हैं कॉलेज वगैरह की, ये सारी जर्जर अवस्था में है। ये लंबे समय तक कार्य चलेगा। ये पूरी 4 दीवारी और 3 गेट बनाए जाएंगे। दूसरे 2 गेट भी जो हमारे व्यापारियों के द्वारा मदद से उनके बनाए जाएंगे। एक गेट पर 5 से लेकर 7 लाख तक का दीवार और गेट की लागत। तकनीकी टीम में शामिल 4 युवाओं की मुहिम अनमोल जिंदगियां बचाने का पुनीत कार्य कर रही है। इस संदर्भ में साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर केंद्र प्रताप सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। साइबर तकनीकी टीम में शामिल 4 युवाओं की ओर से शुरू की गई मुहिम अनमोल जिंदगी बचाने का काम कर रही है। युवाओं की टीम की ओर से शुरू किए गए ब्लड बैंक टुडे पोर्टल के माध्यम से अब तक कई जरूरतमंद मरीजों को जरूरत के अनुसार ब्लड ग्रुप का रक्त मिलने से उनकी जान बची है। इस पोर्टल से पूरे देश भर से करीब 5000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इस पोर्टल का लाभ यह है कि अगर किसी को भी किसी ब्लड ग्रुप के रक्त की आवश्यकता है तो वह इस पोर्टल पर जाकर इससे जुड़े ग्रुप के लोगों को मैसेज कर सकता है। इसके बाद संबंधित रक्तदाता की ओर से जरूरतमंद व्यक्ति से संपर्क कर रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। हनुमानगढ़ के अभय कमांड सेंटर के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर केंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ब्लड बैंक टुडे नाम से एक वेबसाइट बनाई गई है। इस वेबसाइट से 4 टेक्निकल लोग जुड़े हुए हैं। उनके अलावा गांव डबली से हरदेव सिंह व लखविंदर सिंह तथा एक उनके ही विभाग का जयंत बंसल शामिल है। चारों ने मिलकर ब्लड बैंक टुडे नाम से वेबसाइट डिजाइन की थी। इस वेबसाइट को शुरू करने के पीछे का मकसद यह है कि हमें यह नहीं पता होता कि हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है। इस वेबसाइट के जरिए आसानी से रक्तदाता मिल सकता है। डॉक्टर केंद्र प्रताप सिंह के अनुसार वे इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 15 से अधिक व्यक्तियों की जान बचा चुके हैं। इस पोर्टल को शुरू करने में उनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। इससे जुड़ने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। कोई भी व्यक्ति इससे निःशुल्क जुड़ सकता है। ये ब्लड बैंक टुडे नाम से एक वेबसाइट डेवलप की गई है और इसमें हम 4 जो टेक्निकल हैं उन्होंने ये जोड़ा है। मेरे साथ में 2 डबली रेठान से हरदेव सिंह और लखविंदर सिंह है और एक मेरे ही डिपार्टमेंट का जयंत बंसल है। हम चारों ने मिलकर ये ब्लड बैंक टुडे वेबसाइट एक डिजाइन की थी ताकि कोरोना काल और कोरोना काल से पहले हमने ये शुरू किया था कि हमें पता नहीं होता कि हमारे आसपास का रहने वाला व्यक्ति उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो हमें आसानी से ब्लड जो डोनर है, रक्तदाता है, वो मिल सकता है। अब तक हनुमानगढ़ में हमने 15 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं इस पोर्टल के माध्यम से। इसमें हमारा कोई भी व्यक्तिगत लाभ नहीं है और ना ही हमें इस प्रकार से हमें कोई पैसा लगता है। बिल्कुल निःशुल्क आप इसमें जुड़ सकते हैं। प्रक्रिया इसमें यह है कि सबसे पहले आप गूगल क्रोम के अंदर लिखेंगे bloodbanktoday.com तो सबसे ऊपर इसका URL शो करेगा और पहला बटन आएगा रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप अपनी कंप्लीट एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उसमें डालोगे और इसकी एक प्रोफाइल बनेगी। और इस प्रोफाइल की खासियत ये है कि इसमें जो आपका मोबाइल नंबर है आपकी इच्छा के अनुसार अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो वो हिडन हो सकता है। और उसके बाद में जब आपको पता चले कि हमें ये ब्लड चाहिए या बी पॉजिटिव चाहिए, बी नेगेटिव चाहिए, तो आप व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी किसी व्यक्ति को भेज सकते हो कि ये व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ये है। और ऐसे अपने इसमें सुविधा हो सकती है, शेयरिंग की जा सकती है किसी भी सोशल मीडिया पर। इसमें आपको फायदा लेना है तो आपको जिस ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है तो सबसे पहले आप ब्लड बैंक टुडे सर्च करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। तो उसमें पहला कॉलम रखा है हमने ब्लड ग्रुप का कि ब्लड ग्रुप कौन सा चाहिए और ब्लड ग्रुप के बाद हमें पूरे भारत को जोड़ा है इसके अंदर। अपने आप लोग जुड़ रहे हैं इसके ऊपर। तो जैसे आप ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट किया, स्टेट को सिलेक्ट किया, फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे आपके सामने सभी और डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील वाइज आपको प्रोफाइल बनना दिखाना शुरू हो जाएगा। उसमें फिर एक बटन आएगा सेंड मैसेज का। आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप सेंड मैसेज पे उन पर अपना नाम, मोबाइल नंबर डाल के और उससे ब्लड ग्रुप की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उनके पास पहुंचते ही वो आपको अपने आप कॉल कर लेगा, आपसे संपर्क कर लेगा। तकरीबन इसमें 5000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। मकसद ये था कि हमें एक तो क्या है, अपने को पता होना चाहिए कि हमारे बिल्कुल नजदीक रहने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि आप जानते हो कि प्लेटलेट जब कम होती है तो अपने को डोनर तुरंत अगर ब्लड देता है तो ही अपने उसका ले सकते हैं। प्रेरणा एक हमारा दोस्त था, उसमें क्या था, उसका जो पड़ोसी था उसको बी नेगेटिव की जरूरत थी। तो जब बी नेगेटिव ग्रुप उसे मिल नहीं रहा था तो हमने बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाया और बाद में जब ब्लड वो अचानक हमने पता किया, मतलब उसने खुद ने जब मिलने के लिए गया तो उसने कहा यार मेरे से आप बात करते हैं, मेरा बी नेगेटिव है। तो हम टेक्निकल है, हमें लगा क्यों ना एक प्रकार से एक मुहिम शुरू की जाए जिसमें हम लोगों की सहायता कर सकें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। हनुमानगढ़ जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से शनिवार को सब जूनियर बालिका वर्ग की जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। हनुमानगढ़ जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से इस शनिवार को सब जूनियर बालिका वर्ग की जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में करीब 1 दर्जन बालिकाओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं का चयन किया गया। चयनित बालिकाएं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। एसोसिएशन सचिव सुधीर कासनिया ने बताया कि सब जूनियर बालिका वर्ग जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागी आगामी राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 27 फरवरी से 1 मार्च तक जोधपुर में आयोजित होगी। उन्होंने जानकारी दी कि बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 14 तरह के भार वर्ग की प्रतियोगिताएं होती हैं। टॉप 10 भार वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा व कोरोना काल के चलते प्रतिभागियों की संख्या कम रही। इसके चलते इस बार एसोसिएशन को ट्रायल बेस पर बालिकाओं का चयन करना पड़ा। उम्मीद है कि आगामी वर्ष जिले से खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हनुमानगढ़ जिला बॉक्सिंग संघ द्वारा आज सब जूनियर बालिका वर्ग जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के विजेता प्रतिभागी आगामी राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो कि जोधपुर में 27 फरवरी से 1 मार्च तक होने जा रही है, उसमें भाग लेंगे। आज अभी के एग्ज़ाम के कारण कुछ ये बालिका वर्ग का है, इसमें 12-15 बच्चियों ने भाग लिया है। इसमें जो बेस्ट सिलेक्टेड होंगी उनको आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। इसमें 14 वेट कैटेगरी होती हैं, जिसके अंदर अभी टॉप 10 वेट कैटेगरी हमें आगे भेजनी होती है, जो बेस्ट होती है वो सिलेक्ट करके। लेकिन कुछ एग्ज़ाम और कुछ कोरोना काल के कारण अब इस बार कुछ बालिकाओं का ट्रायल बेस पे सिलेक्शन करना पड़ा, क्योंकि प्रतिभागी थोड़े कम रहे हैं। लेकिन अगली बार उम्मीद करते हैं जिले से खूब बालक और बालिकाएं इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। शिवबाड़ी धाम सेवा समिति के तत्वाधान में शनिवार को जंक्शन के सेक्टर 6 स्थित ऋण मुक्तेश्वर इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर में शिव परिवार की स्थापना की गई। शिवबाड़ी धाम सेवा समिति के तत्वाधान में शनिवार को जंक्शन के सेक्टर 6 स्थित ऋण मुक्तेश्वर इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर में शिव परिवार की स्थापना की गई। शिव परिवार की स्थापना पंडित त्रिलोकेश्वर शर्मा की ओर से की गई। इस उपलक्ष्य में सुबह बालिकाओं ने शिव शक्ति पीठ से कलश यात्रा निकाली। इसके बाद हवन यज्ञ हुआ। हवन यज्ञ के बाद विधि विधान से मूर्ति की स्थापना की गई। इस दौरान क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की गई। शिवबाड़ी धाम सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि सेक्टर 6 में ऋण मुक्तेश्वर इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर काफी पुराना है। सेक्टर 6 के धर्म प्रेमियों की ओर से पिछले काफी समय से मंदिर में शिव परिवार की स्थापना करने की मांग की जा रही थी। पूर्व में मंदिर में शिवलिंग और नंदी स्थापित थे, परंतु नंदी और शिवलिंग जर्जर होने के कारण दोबारा शिव परिवार की स्थापना की गई है। आज शिवबाड़ी धाम सेवा समिति के तत्वाधान में हमारे जो ऋण मुक्तेश्वर इच्छापूर्ण महादेव मंदिर है, इसके अंदर हमारे शिव परिवार की स्थापना की गई है। यह स्थापना हमारे पंडित त्रिलोकेश्वर शर्मा के द्वारा की गई है और सभी नागरिक बंधु हमारे सेक्टर 6 के जितने भी समाज सेवी और हमारे भक्तजन हैं, उन सभी की इच्छा थी कि जल्द से जल्द यहाँ पर शिव परिवार की स्थापना हो। काफ़ी पुराना मंदिर है, इसके अंदर शिवलिंग और नंदी जी स्थापित पूर्व से थे, परंतु नंदी जी और शिवलिंग जर्जर होने के कारण अब दोबारा पूर्ण रूप से इसकी वापस स्थापना की गई है और सभी ने बड़ा ही सहयोग किया है। मिलजुल कर सुबह से कार्यक्रम स्टार्ट है।
पहले सुबह कई महिलाओं ने यहाँ से शिव शक्ति पीठ से कलश यात्रा का शुभारंभ किया था, जो यहाँ पर आई। उसके बाद से हवन प्रक्रिया और अन्य कार्यक्रम हुए और मूर्ति स्थापना की जा चुकी है। सभी में आनंद और उल्लास का माहौल है और सभी के पूरे हनुमानगढ़ जिले के पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। चूना फाटक के नजदीक सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हुई नाबालिगा के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। जंक्शन चूना फाटक के नजदीक आज पैदल जा रही एक नाबालिग किशोरी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे नाबालिग किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर जंक्शन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल नाबालिगा को जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने नाबालिग किशोरी को मृत घोषित कर दिया। जंक्शन पुलिस के एएसआई नाथूलाल ने बताया कि नाबालिग किशोरी का नाम रीना है तथा वह वार्ड नंबर 56 सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन की रहने वाली है। पुलिस ने नाबालिगा किशोरी के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस टक्कर मारकर फरार हुए वाहन की सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की कोशिश कर रही है। ये अभी करीब आधा घंटा पहले सूचना मिली थी कि ये चूना फाटक के पास एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। इस पर मैं मौका पर पहुंचा और लड़की को घायल अवस्था में थोड़ा सा लेकर के यहाँ राजकीय चिकित्सालय पहुंचा, जहाँ लड़की को मृत घोषित कर दिया। अभी तक इनके वारिसों के बारे में पता कर रहे हैं। मैं बच्ची के वारिसान कौन है, इनके वारिसान को तलब कर फिर जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाए। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना शनिवार को 6वें दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति, जिला प्रशासन, संघर्ष समिति। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना शनिवार को 86वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने सरकार के अस्पताल स्थानांतरण करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए निर्णय को रद्द करने की मांग की। संघर्ष समिति सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि वे अपने स्वार्थों के चलते टाउन स्थित 50 साल पुराने अस्पताल को जंक्शन ले जाने का काम कर रहे हैं। संघर्ष समिति सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि जन भावना के अनुरूप सरकार ने अपने निर्णय को रद्द करते हुए अस्पताल को यथावत नहीं रखा तो बड़े पैमाने पर टाउन क्षेत्र के लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के तहत जो धरना दिया जा रहा है वो प्रबुद्ध नागरिकों की तरफ से आज 86वें दिन धरना दिया जा रहा है। साथियों, जो हमारी मांग है हनुमानगढ़ टाउन जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज से संबंध हॉस्पिटल रखा जाए, उस मांग के एवज के अंदर ही हम धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, जब तक हमें ये बेस हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से संबंध जिला अस्पताल नहीं मिलेगा तब तक अपना संघर्ष जारी रहेगा। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति का आज 86वां दिन है और राज्य सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ का जिले का प्रशासन वो अभी तक मूक दर्शक बने हुए। वो हनुमानगढ़ टाउन की जनता के संयम की परीक्षा ले रहे हैं। आज 86 दिन से आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है और अभी हम परसों कलेक्टर साहब से भी मिले थे, विधायक जी से भी मिलने की बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा ना तो हमें आश्वासन मिला है और ना ही कोई ऐसी बात सामने आई है। कुछ दिन पहले थोड़ा जब चक्का जाम किया था, रोड किया था, तो प्रशासन भी थोड़ा सा रक्षात्मक था। कोई संघर्ष समिति के लोगों से बातचीत करने की बातें चली और चली, लेकिन कुल मिला के एक बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। यहाँ के जो नुमाइंदे वो नहीं चाहते कि इस मसले का हल हो और आम जनता का निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की बातें सरकार से आ रही है, जिला प्रशासन से आ रही है, ये बार बार कह रहे हैं कि हॉस्पिटल यहां से नहीं जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब ये कह रहे हैं भी यहाँ बजट का 1 पैसा नहीं लगेगा और वहां जब 300 बेड का बड़ा हॉस्पिटल अगर वहां बना देंगे तो ये सिर्फ सैटेलाइट हॉस्पिटल रह जाएगा, एक डिस्पेंसरी रह जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए मेरी आमजन से और सभी जागरूक नागरिकों से अपील है
के संघर्ष को और तेज करें, इस आंदोलन को और तेज करें। और आखिर चाहिए कितना ही कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा और इस हॉस्पिटल को यहीं रखना पड़ेगा। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के तहत आज 86वें दिन प्रबुद्ध नागरिकों की तरफ से धरना दिया गया, जिसमें प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। जो हमारी मांग है, जिला अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन को मेडिकल कॉलेज से संबंध रखा जाए, उसी मांग के तहत हमने पहले भी प्रदर्शन, धरना, चक्का जाम किया। और जब तक ये हमारी मांग बेस हॉस्पिटल हनुमानगढ़ टाउन को मेडिकल कॉलेज से संबंध नहीं रखा जाएगा, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और हम हर तरह की, अगर इस बेस हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज से संबंध टाउन को नहीं रखा गया, तो हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।